आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आज हम दो महत्वपूर्ण भेंटवार्ताएं आपको सुनवाने जा रहे हैं जो युवाओं से संबंधित है। जी हाँ, युवा रोजगार का सृजन कर सकें, इसी कारण आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के तहत मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रयास आरंभ किए गए और इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत से युवाओं ने अपने स्टार्टअप्स आरंभ किए और न सिर्फ स्वयं के लिए रोजगार का अवसर तलाशा, बल्कि कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम हुए। ग्वालियर क्षेत्र के युवाओं को स्टार्टअप्स में मदद करने के लिए ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर संचालित किया जा रहा है। ये इंक्यूबेशन सेंटर नए स्टार्टअप्स लगाने में युवाओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। कैसे काम करता है ये ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर, ये जानने के लिए हमने बात की सेंटर के सीनियर मैनेजर श्री हर्ष खंडूजा से। आइए सुनते हैं हर्ष खंडूजा से की गई ये बातचीत। हर्ष खंडूजा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू मैम। हर्ष, आप ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर में हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। जी जी। ये ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर है क्या, हमारे श्रोताओं को बताएं। मैम, ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर ग्वालियर स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है जिसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जा रहा है। ड्रीम हैचर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्वालियर स्मार्ट सिटी, ग्वालियर के जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको वो सारी बेसिक फैसिलिटी दे रहा है जो एक बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। जैसे कि मैं फैसिलिटीज बता देता हूँ आपको क्या क्या दे रहा है। बिल्कुल। एक बिजनेस को मैम सबसे पहले ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो मोती महल पे एस्टेब्लिश किया है और मोती महल पे वर्क स्टेशन सभी स्टार्टअप को प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि इसमें सिलेक्ट होते हैं। तो मैम सबसे पहले तो ऑफिस की फैसिलिटी जैसे कि कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, कैफेटेरिया, मिनी पैंट्री अवेलेबल है यहाँ, तो स्टेशनरी का आइटम, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी फैसिलिटी, हाई स्पीड इंटरनेट, मतलब एक बेसिक जो भी एक ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ स्मार्ट सिटी प्रोवाइड कर रहा है स्टार्टअप को। इसके अलावा मैम जैसे कि एक बिजनेस में कई बार समझ में नहीं आता स्टार्टअप को कि मैं इस लेवल तक आ गया हूँ, अब मैं इसके आगे क्या करूँ। बिल्कुल। तो वहाँ जब वो अटकता है तो उस पर एक्सपर्ट की जो गाइडेंस होती है उसकी पूरी असिस्टेंस ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करता है। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से सभी फील्ड से एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर स्टार्टअप को कंपनी फॉर्म करनी है तो हमारे सीए उसको कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर गाइडेंस देते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है तो हमारे पास उसके भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास। मतलब एक्सपर्ट गाइडेंस एंड मेंटोरिंग जिसको कहते हैं वो स्टार्टअप को हर लेवल पे मिलती है जहाँ पे उसकी जरूरत होती है। मैम जैसे एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटोरिंग सेशन, ये सब रेगुलर एक्टिविटीज हैं जो वर्कशॉप्स होती हैं। जैसे कुछ चीजें कॉमन होती हैं जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किस तरीके से बात करना है, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर भी एक्सपर्ट्स टाइम टू टाइम आके जो है अपना स्टार्टअप्स को पूरा वो देते रहते हैं। इसमें कोई एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप्स को एंटर करना है तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है? हाँ मैम बताता हूँ। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, हमारी वेबसाइट है dreamhatcher.in। उस पे हम दो तरीके से स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करते हैं मैडम। स्टार्टअप एक तो होता है जिसके पास आइडिया होता है, तो अगर वो आइडिएशन स्टेज पे है तो हम उसको रजिस्टर करते हैं अन्वेषण पार्ट के अंडर में। यदि कोई स्टार्टअप एक प्रोटोटाइप या कोई प्रोडक्ट या कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट बना चुका है तो उसको हम रजिस्टर करते हैं गुरुकुल में। अच्छा। तो इन दो कैटेगरीज में आइडिएशन स्टेज में, आइडिएशन स्टेज के स्टार्टअप को क्या होता है, वो आइडिया को एज अ प्रोडक्ट डेवलप करता है, फिर एज अ प्रोडक्ट उसे डिफाइन करके मार्केट में लॉन्च करता है। गुरुकुल में मैडम प्रोडक्ट उसके पास ऑलरेडी है जिसको वो रिफाइन करता है एंड देन मार्केट में लॉन्च करता है।
और ये जो स्टार्टअप है ये क्या ग्वालियर बेस्ड होना चाहिए कि कोई देश में कहीं भी बैठ करके, ग्वालियर का रहने वाला कोई व्यक्ति है और देश में कहीं भी उसने कोई स्टार्टअप बनाया है अपना, वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है? हाँ मैम, बिल्कुल कर सकता है, बट क्योंकि हम ग्वालियर स्मार्ट सिटी के अंडर में आते हैं तो एक स्टार्टअप यदि ग्वालियर से है तो उसको ज्यादा हम प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि अगर वो ग्वालियर में एक बड़ा प्रोजेक्ट अपना लेके आ रहा है, सक्सेसफुल स्टार्टअप बनता है तो वो काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। तो सर ग्वालियर में इस चीज का मतलब एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और स्टार्टअप्स तो मैम अगर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है तो अपने आप में इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन रहता ही है इसका। तो आपके ये जो dreamhatcher.in आपने जो अपनी वेबसाइट बताई है, इस पर रजिस्टर करने वाले हर एक व्यक्ति को आप रजिस्टर कर लेते हैं या सिलेक्ट कर लेते हैं? जी मैम, मैं बताता हूँ आपको। ड्रीम हैचर रजिस्ट्रेशन जब करता है स्टार्टअप ड्रीम हैचर पे आके, तो मैम अन्वेषण में करे या गुरुकुल में करे, वो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको उनको फिल करना पड़ता है। उन क्वेश्चन के आंसर के बिहाफ पे ग्वालियर में मेरी जो टीम है यहाँ पे, प्रोजेक्ट मैनेजर है प्रसून माथुर और भी लोग हैं, हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद मैम दिल्ली बेस्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की टीम है हमारी, वो स्टार्टअप को इवेल्युएट करती है। जब 2 लेवल से वो क्रॉस हो जाता है तो यहाँ 3rd एंड 4th लेवल पे जो है हम ग्वालियर स्मार्ट सिटी के ऑफिशियल से उनको मिलवाते हैं। जैसे कि हमारे एडिशनल सीईओ सर हो गए या इंजीनियर हो गए, एंड फाइनल लेवल जो है अप्रूवल का वो ग्वालियर स्मार्ट सिटी सीईओ के हाथ में होता है। उनको लगता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है और हमारे शहर के लिए अच्छा है और सारी चीजें, तब वो उसको अप्रूव करती हैं और वो एज अ स्टार्टअप सिलेक्ट हो जाता है। जब वो एज अ स्टार्टअप सिलेक्ट हो जाता है तब वो सारी फैसिलिटीज अवेल कर सकता है जो ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर पे फैसिलिटीज आप तमाम बता रहे हैं कि उनको एक ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है, कैफेटेरिया है, मीटिंग रूम है, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं या उसका कुछ चार्जेस हैं? हाँ मैम, इनिशियली तो इससे कोई चार्जेस नहीं थे, बट ऐसा अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, तो इसके लिए जब भी प्रोजेक्ट अर्न करना स्टार्ट करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आज स्टार्टअप एक आइडिया लेवल पे आया है तो उस आइडिया को बिजनेस मॉडल बनने में मान लीजिए 6 महीने लग गए, 6 महीने बाद से भी अगर वो अर्न करता है तो वो 2% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू जो है वो ग्वालियर स्मार्ट सिटी को देगा, ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर को, जिससे कि हम लोगों के भी मैम एक्सपेंसेस एंड मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल सारी चीजें जो है वो उसको वो करता है। तो ये 2% एक बहुत नॉमिनल अमाउंट है। मतलब जितने स्टार्टअप्स आपके साथ जुड़ेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ही ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर को फायदा होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और इनफैक्ट देखिए, स्टार्टअप को आगे बढ़ने में मैम सबसे मेजर जो चीज की जरूरत होती है वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो ऑल ओवर इंडिया जितने वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स या बैंक लोन की कोई भी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप्स को मदद कर सकती हैं, हम उन सब से भी इनको कनेक्ट करवाते हैं। वेरी गुड। क्योंकि किसी भी युवा को कोई नया काम शुरू करने के लिए सबसे पहली जरूरत जो है वो पैसे की होती है, और ये नहीं है तो उसका आइडिया जो है अपने दिमाग में ही रह जाता है। नहीं, बिल्कुल मैम। और ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर उनको सीड फंडिंग से लेके और मतलब पूरा फंडिंग की असिस्टेंस जो है वो हर लेवल पे प्रोवाइड करता है। ये ड्रीम हैचर जो है ये बड़ा अच्छा टर्म लगा मुझे, और ये आपसे बात करके मुझे ये समझ में भी आ रहा है कि सपनों को यहाँ पे पल्लवित करने की कोशिश की जा रही है, हैचिंग की जा रही है। जैसे मुर्गी अपने अंडे पर बैठ के एक नया बच्चा बनाती है, इसी तरह बिल्कुल आप नए उद्यमी बना रहे हैं। बिल्कुल मैम, कोशिश तो यही है। और इनफैक्ट जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने सोचा था कि इसको पर्टिकुलर कुछ लेवल तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हम आईटी लेंगे या एग्रीकल्चर के लेंगे, बट ग्वालियर में मेरे को एक चीज खास लगी मैम, ग्वालियर में हर फील्ड से मेरे पास एक्सपर्ट आ रहा है। हमारे पास मैम एग्रीकल्चर के भी स्टार्टअप्स हैं, हमारे पास ऐप बेस्ड भी स्टार्टअप हैं, हमारे पास आईओटी बेस्ड भी स्टार्टअप हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड भी स्टार्टअप हैं। अरे वाह। तो ग्वालियर में जो है हर ही फील्ड से हमें पोटेंशियल दिख रहा है एंड काफी अच्छे स्टार्टअप्स हैं। अभी हमारे पास स्टार्ट सिलेक्ट हुए हैं और करीबन 20 से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो अंडर इवेल्युएशन है। वाह, क्या बात है। ये जो स्टार्टअप्स हैं, क्या इनके लिए आप कॉलेजेस में जाकर के अपने ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर का कोई विज्ञापन देते हैं? कैसे पता चलता है उनको कि इस तरह का एक इंक्यूबेशन सेंटर उनके लिए विशेष तौर पर चलाया जा रहा है? तो मैम इनिशियल डेज पे हम लोगों ने क्या किया, हम हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी,
सभी जगह जाके उनसे रिक्वेस्ट करके उनको ऑडिटोरियम में, मतलब जितने उनके ऐसे स्टूडेंट्स थे, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स थे, जिनको अपना कोई स्टार्टअप करना था, उन सबको बुला के बता रहे थे कि ग्वालियर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है, मतलब आइडिएशन से लेके एग्जीक्यूशन तक हर चीज में आपको सपोर्ट दे रहा है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो तब उनको जब लगा कि हाँ ऐसी कोई ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने वो मैचर के उसमें जो हमें सपोर्ट कर सकती है एज अ स्टार्टअप, तो फिर हमारे पास इंक्वायरीज आनी स्टार्ट हुई। तो सर मैम हम लोगों ने ग्वालियर के ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज को कवर किया। कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, कुछ उदाहरण देंगे, जैसे किस तरह के स्टार्टअप्स आपके पास अभी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने अच्छी अर्निंग शुरू कर दी है? एक हमारे स्टार्टअप हैं, उनका नाम राजदीप है। वो एक IoT बेस्ड डिवाइस बना रहे हैं जो ड्रिप इरिगेशन में काम करेगा। वो डिवाइस मॉइस्चर, मतलब मिट्टी के मॉइस्चर प्लस वेदर की कंडीशंस को देख के खेतों में पानी रिलीज करेगा और अपने आप मोबाइल पे भी अपडेट दे देगा कि आज इतना पानी रिलीज हुआ इस वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट है हमारा मैडम निशा निरंजन के नाम से। वो ITM कॉलेज की स्टूडेंट हैं एंड वो लैब में मशरूम ग्रो कर रही हैं, जो कि जिस मशरूम की बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और अब वो उसको एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। क्या बात है। एक हमारे स्टार्टअप है तुलिका पेंसिल। वो न्यूज़पेपर को रिसाइकिल करके मैम पेंसिल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड उनका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी तरीके से मैम और भी हमारे स्टार्टअप्स हैं। एक हमारे स्टार्टअप है आशीष सिंह, जो मतलब फूड से रिलेटेड, क्लाउड किचन से रिलेटेड उनका आइडिया है। क्या बात है। मतलब आइडियाज युवाओं के पास हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम आप बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। जी मैम, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको। जो युवा हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और उनके मन में भी इस तरह के आइडियाज हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपने आइडिया को आइडिया तक ना रखें, अब उसको प्रोडक्ट में बदलने का टाइम आ गया है और उनको जिस भी चीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, अगर उनके आइडिया में इनोवेशन है या फिर वो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट के साथ लेके आना चाहते हैं, तो वो मोस्ट वेलकम, वो ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर को अप्रोच करें। यहाँ हम उनकी पूरी सहायता करेंगे और उनको आगे बढ़ने में पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। और सबसे पहले तो dreamhatcher.in जो आपने वेबसाइट बताई है उस पर विजिट करें और तसल्ली से सारी जानकारी को रजिस्टर करें। जी आइडिया को रजिस्टर करें। अगर आइडिया है तो अन्वेषण में रजिस्टर करें, अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं तो गुरुकुल में रजिस्टर करें। आइडिया कॉपीराइट का भी कोई विधान है क्या आपके यहाँ? जी बिल्कुल मैम, हम पेटेंट के ऊपर भी पूरी असिस्टेंस देते हैं। हमारे पास पेटेंट एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे मेंटोर्स हैं, तो हमारे मेंटोर्स की भी पूरी डिटेल जो है हमारी वेबसाइट पे दी हुई है। तो हम आइडिया अगर पेटेंटेबल है और बिल्कुल यूनिक है तो हम पेटेंट में भी पूरी सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी हर्ष खंडूजा जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। आप थे ड्रीम हैचर इंक्यूबेशन सेंटर के सीनियर मैनेजर हर्ष खंडूजा। श्रोता साथियों, किसी भी देश के युवा उद्यमी जब नवाचार यानी इनोवेशन करने लगते हैं तो उस देश का भविष्य नई दिशा की ओर अग्रसर होता है। हमारे देश में भी युवाओं ने समाज से जुड़े ऐसे ही नवाचारी काम करना शुरू कर दिया है। अभी हर्ष जी ने निशा निरंजन के बारे में बताया। निशा ऐसी ही एक युवती हैं जिन्होंने ITM यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हुए सिर्फ 23 साल की उम्र में VN ऑर्गेनिक्स के नाम से अपना स्टार्टअप आरंभ किया है। इसमें वो न सिर्फ खाने योग्य मशरूम उगा रही हैं, बल्कि अपनी प्रयोगशाला में मेडिसिनल वैल्यूज़ वाले मशरूम का उत्पादन भी कर रही हैं और उसका निर्यात भी कर रही हैं। इनके काम की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने निशा जी से बात की। आइए निशा निरंजन से की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, इस समय हमारे साथ हैं निशा निरंजन। निशा, सबसे पहले तो ये बताइए, पढ़ाई कहाँ से की आपने? मैम मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर से अभी इसी साल कंप्लीट किया। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड मेरी डिग्री थोड़ा डिले हो गई है, तो जो हमारी मई में कंप्लीट होनी थी वो अगस्त में कंप्लीट हुई है। नाउ आई वाज गेटिंग एडमिटेड इन MSc हॉर्टिकल्चर। अच्छा, हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई की है। कोई विशेष वजह इस फील्ड में जाने की? मैम मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मैं एडमिशन लिया है मैंने MSc हॉर्टिकल्चर में। मैम रीजन है, मैं कुछ प्रोसेस प्रोडक्ट रेडी करना चाहती हूँ जो रेडी टू यूज हो और काफी इजी हो लोगों को कंज्यूम करने के लिए। दैट्स व्हाई आई वांट टू गो इन दैट फील्ड।
हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान? यस मैम, उद्यान विभाग का एक ब्रांच है जिसमें हम जितने भी एडिबल फंगस हैं उनकी स्टडी करते हैं, विच इज माइकोलॉजी, एडिबल माइकोलॉजी। तो मैं उसके लिए अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ। साधारण शब्दों में अगर अपने श्रोताओं को बताना हो तो जो मशरूम्स हैं वो इस फील्ड में आते हैं आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में? यस मैम, यस मैम। और इसी क्षेत्र में आपने अपना एक स्टार्टअप बनाया है? यस मैम। क्या है ये स्टार्टअप, कैसे शुरू किया, इसे ये बताइए। मैंने 2 साल पहले इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया था। इसका नाम है वीएन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अभी एक कंपनी की फॉर्म में लोगों के सामने है। पर 2 साल पहले जब ये आइडिया था तो मैंने इसे अपनी यूनिवर्सिटी, आईटीएम यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था। वहां पे हमारे पास एक इंक्यूबेशन सेल है, आइडिया पैट। उसके थ्रू हम लोगों को फंडिंग हुई। फंडिंग होने के बाद मैम हम लोगों ने इस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन में लाया। इम्प्लीमेंटेशन लाने के लिए मैम काफी सारे इश्यूज हम लोग फेस कर रहे थे, लैब हैंडलिंग, और क्योंकि मैम ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। जो एडिबल मशरूम होते हैं उनको ग्रो करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना एडिबल मेडिसिनल मशरूम को ग्रो करना होता है, क्योंकि इसके लिए हमें बिल्कुल जीरो कंटामिनेशन एसेप्टिक मीडियम में काम करना होता है। तो आप कौन से वाले मशरूम ग्रो करती हैं, एडिबल वाले या मेडिसिनल वैल्यू वाले? मैम एडिबल और मेडिसिनल दोनों ही करती हूँ। मैम एडिबल का हमारा है, हम कोशिश करते हैं कि फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए उनको इस चीज की कंसल्टेंसी देते हैं। और अभी हमारे पास लगभग 37 फार्मर्स की टीम है। ग्वालियर के पास में एक गांव है बिलौआ, वहां पे। और अभी मुझे स्किल इंडिया के अंडर एक प्रोजेक्ट भी अलॉट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें मुझे सिंगरौली के अंडर जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मशरूमिंग कल्टीवेशन पूरा सिखाना है। ये काम सिखाना होता है आपको किसानों को जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते? यस मैम, एग्जैक्टली। किसान मतलब हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड है मैम, लोगों के दिमाग में आता है किसान के नाम से वो लोग जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या फिर जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है और जो दुखी हैं। तो मैं इस सिनेरियो को चेंज करना चाहती हूँ। वेरी गुड, क्या बात है कि अगर कोई किसान का नाम ले तो उन्हें याद आए कि हाँ वो एक व्यक्ति है जो खुश रहता है और लोगों को खाना खिलाता है। मतलब किसानों में भी प्रगतिशील हो सकते हैं और आप प्रगतिशील बनाना चाहती हैं किसानों को? यस मैम, क्योंकि मेरी एजुकेशन एग्रीकल्चर बेस्ड रही है। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर से ही किया है। तो आई नो व्हाट एग्जैक्टली द रूट कॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और क्यों हम ऐसे देखते हैं उनको, क्या रीजन है। तो मैं उस रीजन को चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं फार्मर्स के लिए काम करती हूँ। और जो मेरा काम है वो है पूरा मेडिसिनल मशरूम बेस्ड। ये उन लोगों के लिए है जैसे कॉर्पोरेट सिटीज में हम देखते हैं कि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ऑर्गन फेलियर का। लोग 45-50 की एज में आते आते उनकी किडनी काम करना बंद कर देती है। इवन 45-50 तो मैंने बहुत बोला है मैम। मैंने कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो 20-25 27 की एज में भी ऑर्गन फेलियर की प्रॉब्लम से परेशान है। और एकदम से भी हमने देखा है 5 साल में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग का सिनेरियो है इंडिया में ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। उसकी कई सारे रीजन है। एक तो हमारा फूड हैबिटेट खराब होता जा रहा है टाइम टू टाइम। हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने पिज्जा बर्गर पे डिपेंड हो गए हैं लोग। तो वो कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करेगा, बिकॉज जेनेटिकली वी आर नॉट मेंट फॉर दीज फूड्स। जेनेटिकली हमारी बॉडी हमें अलाउ ही नहीं करती कि हम ऐसा कुछ खाएं। बट अब वो एक वेस्टर्न ट्रेंड आने की वजह से लोगों का एक माइंडसेट काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो वो अपने जो हमारे फूड हैबिट्स थे उनको चेंज किया है सबसे पहले लोगों ने। तो वो फूड हैबिट्स और भी चीजें हैं सर, लाइफस्टाइल चेंज होना, लोगों का बिजी रह पाना, अपनी सेहत पे फोकस न कर पाना, तो उस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम ये तो कर नहीं सकते कि हम सबको सलाह दें कि आप फूड हैबिट चेंज कीजिए, क्योंकि वो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। लोग गलत हैबिट्स में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम कम है। टाइम इज अ की ऑफ एवरीथिंग। और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, उनके पास शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं मैम, जैसे हमारा एक कॉर्डिसेप्स मशरूम टी है जिसका नाम है लाइफलाइन टी। तो वो हम लोगों ने रेडी किया है उन लोगों के लिए जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं और जिनको ब्लड टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम है, या फिर उनको लगता है कि उनकी पेडिग्री में किसी को डायबिटीज रहा है, थायराइड का प्रॉब्लम रहा है, उनकी बॉडी में एनर्जी का जो ग्रेडियंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उनकी काम करने की एफिशिएंसी कम हो रही है। तो उन लोगों के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है। ये मशरूम की चाय पहली बार सुन रहे हैं। बहुत सारी चीजों की चाय बना लेते हैं लोग, मशरूम की भी चाय हो सकती है? एक्चुअली मैम ये बहुत टाइम पहले का कॉन्सेप्ट है, हमारे वेद पुराणों में है ये कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ अर्क का चलन था, आपने सुना होगा, जो मशरूम अर्क होते थे। जी जी जी। दीज आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मशरूम्स।
बट अभी क्या है, एक्सट्रैक्ट मैम चीजें इकोलॉजिकली भी उतनी फिजिबल नहीं रही है। तो मशरूम आपने देखा होगा कई कई सारी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं जस्ट बिकॉज इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। तो हम लोगों ने मैम इसको इकोलॉजी को डिजाइन किया है लैब में। जो नेचुरल हैबिटेट इस मशरूम को चाहिए होता है, कॉर्डिसेप्स को, हिमालयन रीजन में मैम ये नेचुरली ग्रो होता है। तो हम उसी टाइप का एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं लैब्स में और इसको ग्रो करते हैं। तो ये जो मशरूम आप उगाते हैं वो लैब्स में उगाते हैं किसी? हाँ मैम, ये पूरा लैब में ग्रो होता है। तो इसके लिए तो बहुत मेहनत भी लगती होगी और बहुत कॉस्ट भी लगती होगी। मैम इसके लिए कॉस्टिंग है मैम। इनिशियली अगर आप कोई भी छोटा सा सेटअप डालेंगे तो कॉस्ट अबाउट 5 to 10 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द एरिया। बट मैम इसकी जो आउटकम है वो काफी अच्छी है अगर हम देखें तो। क्योंकि जो कॉस्ट है इस मशरूम की पर केजी की वो 70,000 to 1.5 लाख रुपीज पर केजी है। सो वी कैन इजीली रिकवर द क्रॉप विद इन 2 months और 3 months। और ये प्रोडक्ट आपने बना लिया, इसके बाद इसकी मार्केटिंग का क्या हिसाब किताब रहता है? अभी तक हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे इसको। ये यूएस में इसकी काफी अच्छी डिमांड है। बट मैम फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम इंडियन मार्केट के लिए कुछ प्रोडक्ट डेवलप करें, डिजाइन करें। तो वी आर इन द फेज ऑफ R&D। हम लोगों के 2 प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी हैं। बट उनकी जो भी, जैसे इंडिया में हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो मेडिसिन और फूड दोनों की कैटेगरी में आता है तो हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरी मिलती है उनके लिए। तो उसके लिए कुछ बेसिक टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैम हमारा सर्टिफिकेशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं बट कुछ टेस्टिंग फेज अभी बाकी है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने इसको होल्ड पे किया हुआ है। एंड हमारे टेस्टिंग पार्टनर जो है मैम वो IIT BHU है। वेरी गुड निशा, आपके काम को जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का एक तरह से नवाचार है, इनोवेशन है। आप अपने काम में इनोवेशन कर पा रही हैं और नए प्रोडक्ट्स, नए हेल्दी प्रोडक्ट्स लोगों को दे पा रही हैं। फोकस यही है कि वी शुड मूव टूवर्ड अ हेल्दी लाइफ। क्योंकि मैम 20 साल बाद हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम किस सिचुएशन में होंगे। निशा, मुझे भी लग रहा है और हमारे सुनने वालों को भी लग रहा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट लैब में कैसे उगाया जा सकता है। यहाँ तक कि मशरूम के बारे में भी लोगों ने सुना है कि अंधेरे कमरों में धान की पुआली पर उसको उगाया जाता है। लैब में कैसे उगाती हैं आप बिना मिट्टी के? कोई भी चीज है जो ग्रो की जाती है या फिर जो उगाई जाती है उसका एक फिक्स टेम्परेचर और एक एनवायरमेंटल कंडीशन होती है। तो वही हम क्रिएट करते हैं लैब्स में, क्योंकि हम ये बाहर क्रिएट नहीं कर सकते। कंटामिनेशन का इशू होता है। ये जितनी भी चीजें हैं सारी इक्विपमेंट्स की हेल्प से मेंटेन की जाती है। मशरूम जो होते हैं मोस्टली स्कोटोफिलस मतलब डार्क लविंग होते हैं। कुछ मशरूम्स हैं जो लाइट लवर भी हैं। तो ये लाइट लवर्स की कैटेगरी में आता है और इसको जो लाइट है तो वो हम ट्यूबलाइट्स की और LED लाइट्स की मदद से देते हैं। इस तरह से पूरा हम लोग सेटअप रेडी करते हैं जिसमें हम जितनी भी चीजें हैं वो आर्टिफिशियली कंट्रोल कर सकें और एक इकोलॉजी जो एक्चुअल इकोलॉजी है इस मशरूम की वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यदि खाद्य पदार्थ इस तरह से उगाए जाने लगे तो भविष्य में बहुत ज्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में देखी जा सकती हैं। मैम इसका फायदा ये है कि जैसे अभी हम देखते हैं कि कोई भी चीज हम ओपन एरिया में कर रहे हैं तो कभी कभी मौसम खराब हो रहा है तो वो लॉस में चला जाता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि लॉस बहुत कम होता है। और क्योंकि मैम ये जो है इस तरह के चैम्बर्स में उगाया जाता है जैसे ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, 0 कंटामिनेंट, उनमें ये ग्रो किए जाता है। कि इनकी जो प्रोसेस है वो भी मैम थोड़ी अलग है बाकी और मशरूम्स की प्रोसेस में। बाकी मशरूम्स आपने बोला धान की पुआली पर और जो सबस्ट्रेट होता है वो ओपन एरिया में आपको मिल जाएगा आराम से। बट इनका जो सबस्ट्रेट होता है जो मशरूम हम ग्रो करते हैं उसके 3 सबस्ट्रेट होते हैं, लिक्विड मीडिया, बेसल मीडिया और PDA। और ये तीनों ही हाईली न्यूट्रिशियस सबस्ट्रेट होते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि कोई आप अपना उद्योग शुरू कर रहे हैं, रोजगार शुरू कर रहे हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार जनरेट करते हैं। तो कितने लोग आपके इस स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए हैं? अभी हमारे पास जो टीम है वॉलंटियर्स की वो 30 वॉलंटियर्स की है। अरे वाह। और जो पेड वर्कर्स हैं वो 16 हैं, 30 + 16। अच्छा, ये जो 30 लोग काम कर रहे हैं वो वॉलंटरी काम कर रहे हैं? वो वॉलंटरी काम कर रहे हैं बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ स्टूडेंट सीखना चाहते हैं चीजों को।
तो वो आते हैं, बोलते हैं मुझे ये काम सीखना है और मैं ये काम सीखना चाहता हूँ, हैंडलिंग सीखना चाहता हूँ। तो उनमें एक अलग टाइप की जो मेमोरी है वो डेवलप होती है स्टूडेंट्स में कि मैंने ये काम किया। क्योंकि मैम लैब हैंडलिंग सबसे बड़ा इशू है अभी, क्योंकि हम वो जो एजुकेशन सिस्टम है अभी तक हमें अलाउ नहीं करता था कि हम कुछ अलग से सीखें। तो वो उस एजुकेशन सिस्टम के दायरे से बाहर निकल के कुछ अलग सीखने के लिए मेरे पास आता है। निशा, आप भी उसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिसके बच्चे आपके पास वॉलंटियर बन के आते हैं। हाँ, उम्र में बहुत कम अंतर है, आप हो सकता है 1 या 2 साल उनसे सीनियर होंगे। तो ये जो रिलेशन होता है सीखने वाले और सिखाने वाले में, उसमें एज बहुत बड़ा फैक्टर होती है। क्या ये कभी लैक करती है आपके और उनके रिलेशन में? मैम मुझे पर्सनली ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। इवन मेरे जो सीनियर्स थे वो भी आते हैं मेरे पास सीखने के लिए। और जब हम ट्रेनिंग चलाते थे तो मैम मुझे जहाँ तक याद है हमारे पास जो ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्यादा एज के जो व्यक्ति थे वो 65 के थे। वेरी गुड। जब कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है तो शायद लोग एज को इतना ध्यान देते नहीं है। बाकी कई जगह मैं महसूस करती हूँ कि मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि आपकी एज इतनी है, आप क्या करोगे, मतलब कमतर आंक लिया जाता है। हाँ आपका एक्सपीरियंस कम है। मैम क्या होता है, हमको एक बार प्रूव करना होता है खुद को कि हाँ हम हैं कुछ। नॉर्मली लड़कियों को बड़ी इजी सी जॉब ऑफर की जाती है कि आप ये कर लो, ये कर लो। इस तरह के इनोवेटिव काम में जिसमें रिसर्च भी, डेवलपमेंट भी, प्रोडक्ट का, ये सारी चीजें शामिल हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से विरोध नहीं हुआ कि अरे ये सब काम झमेले वाला मत करो, आसान से मैम काम? इट्स ऑलवेज आवर चॉइस व्हाट टू डू विथ आवर लाइफ। बहुत सही अगर है। आप अपने आइडिया से अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, देन देयर इज सम लूप होल्स इन योर टेक्नोलॉजी ऑल्सो। बिकॉज पेरेंट्स आर द पीपल जिन्होंने आपको बचपन से पाला है। आप जानते भी नहीं थे खुद को, तब से वो आपको जानता है। तो अगर आप कोई चीज है और आप चाहते हैं कि कोई बहुत पॉजिटिव चीज है और आप उसको डिलीवर या फिर कुछ करना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली उनको डिलीवर कीजिए। वो कुछ आपको डेडलाइंस दे देंगे। मैंने ये चीज ऑब्जर्व की अपने केस में। माय पेरेंट्स गिव मी अ डेडलाइन कि आपके पास इतना टाइम है, अपने इतने टाइम में अगर कुछ कर पाओगे देन आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। निशा, इसी में एक चीज और छिपी हुई है कि यदि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाए तो दुनिया को क्या कन्विंस करोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में? एग्जैक्टली मैम, दिस इज द पॉइंट। क्योंकि घर में मैम सबसे अच्छे आपको क्रिटिक मिलेंगे, सबसे अच्छे मोटिवेटर मिलेंगे, सबसे ज्यादा बहकाने वाले मिलेंगे और सबसे ज्यादा समझाने वाले मिलेंगे। इट्स योर चॉइस कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। क्योंकि घर में जब बात होती है तो मैम ऐसा होता है कि एक ही कॉइन के जितने भी पहलू हैं वो सारे आपके सामने रख दिए जाते हैं। अगर आप अपना वाला हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं देन देयर इज कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। निशा, आपके जैसे जो युवा हैं वो हमारे देश की उम्मीद हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं आप जैसे युवाओं से कि वो तस्वीर बदलने में कामयाब होंगे और हिंदुस्तान जिस मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रहा है उससे जल्दी बाहर निकलेगा। डेफिनेटली मैम, अगर हम सबसे यंग कंट्रीज में से एक हैं अगर हम देखें, और हमारा जो पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग ग्राफ है वो काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आज मैं जितनी भी पढ़ पाती हूँ, जितना भी यूथेनिक्स यूजेनिक्स मुझे आता है, तो मैम आई बिलीव कि अगर हमारी एज का बंदा काम करना शुरू कर दे तो शायद 5-10 साल, 15 साल, बहुत से बहुत 20 साल लगेंगे हमको अपने देश की तस्वीर बदलने में। और गवर्नमेंट भी मैम फोकस करती है। अब जैसे मैं अपने केस में बताती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट की साइड से काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले। जैसे मैंने अपना आइडिया जो था अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया, तो मुझे इनिशियल फंडिंग आईटीएम यूनिवर्सिटी से ही हुई थी। देन आई कनेक्टेड विद सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बाय सम गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ राबी, तो मुझे वहां से फंडिंग भी हुई। फंडिंग होने के बाद मुझे वहां से एक बेनिफिट ये मिला कि उन्होंने देखा कि मैं किसानों के लिए भी काम करती हूँ, तो दे अलॉटेड मी अ प्रोजेक्ट। उन्होंने काफी टाइम तक मेरी प्रेजेंटेशन ली, मुझे जज किया कि आप कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एज इज अ फैक्टर। मेरी एज आज की डेट में 23 है मैम। तो लोगों को लगता है कि इस एज का व्यक्ति गांव में जाएगा, कोई सुनेगा इसकी या नहीं सुनेगा। देन दे सीन माई वर्क विच आई हैव डन इन एरिया ऑफ ग्वालियर। तो फिर उस बेसिस पे उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया एंड आई विल ज्वाइन दैट प्रोजेक्ट ऑन 5th of October। और मेरा काम वहाँ सिर्फ मैम आदिवासी महिलाओं को ट्रेन करने का है, उनको आत्मनिर्भर बनाने का है। अगर कोई मेरी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहता है
तो वो मेरे फेसबुक पेज के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी सारे हैंडल्स हैं। तो वीएन ऑर्गेनिक्स के नाम से हमारे पेजेस अवेलेबल हैं सभी जगह पे। अगर कोई भी युवा हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे मैम अभी हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस रहे कि कुछ राजस्थान के लोग थे वो हमसे जुड़ना चाहते थे, वहां पे वो मशरूमिंग स्टार्ट करना चाहते थे, तो हम लोग उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। देन हम लोग उनको ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो अभी लॉकडाउन में पॉसिबल थी हम लोगों ने उनको प्रोवाइड कराई है। तो जो भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम उनको उन्हीं की प्लेस पे ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, सारी चीजें अवेलेबल करा देते हैं, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं दूर जाना ना पड़े। बहुत अच्छा विजन है आपका निशा। हम आपकी सफलता के लिए कामना करते हैं। हम ही नहीं बल्कि हमारे श्रोता जितने सुन रहे होंगे वो निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आप अपनी जो काम आपने ठाना है उसमें आप सफल हों और नया फलक आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। श्रोता साथियों, ये बातचीत सुनकर ऐसा लगा कि यदि ऐसे हाथों में हमारे देश का भविष्य है तो निश्चित तौर पर उज्जवल है। तो हम उम्मीद का दामन कभी न छोड़ें, ईमानदारी से, मेहनत से काम करते रहें। और इसी बात के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।